तो आज का हम लोग का सबसे पहला टर्म कौन सा है? फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो आज हम इस टर्म को अच्छे से समझेंगे कि इंट्रोड्यूस किसने किया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है ना, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो इससे रिलेटेड ओवरऑल चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? A W फिलिप्स ने। ठीक है, ये वॉज अ इकोनॉमिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1958 में दिया। और इन्होंने सबसे पहले यूके के डाटा को एनालाइज किया, जहाँ पे इनको एक पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, और वो पैटर्न क्या था कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब कोर कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे फिलिप्स कर्व का, कि जैसे जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट का फिलिप्स कर्व का कोर कॉन्सेप्ट है कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो वहां पे आपको दिखेगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वहां पर आपको दिखेगा इन्फ्लेशन घट रहा है ना। और ऐसा होता क्यों है, इसको हम लोग डाटा से समझेंगे। जब भी आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, मान लो किसी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% से घटकर 3% हो गया, तो ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे लेबर का डिमांड ज्यादा है। इससे क्या होगा? लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लेबर कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो हाई होने लगेगा। ठीक है, अब कोई बिजनेस कॉमर्स कर रहा है तो वहां पे क्या होगा? जो फाइनल प्राइस किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, क्या दिख रहा है? फाइनल प्राइसेस फाइनली वो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। जो प्राइस में इंक्रीज होगा, जो इन्फ्लेशन दिखेगा वो कंज्यूमर्स को पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डिक्लाइन होगा तो हम लोग एट द सेम टाइम विल सी देयर इज ए इंक्रीज इन प्राइसेस। सिमिलरली अगर हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़कर 5% हो गया। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि लेबर का डिमांड क्या है? कम है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि इवन कम सैलरी पे भी लोग काम करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा कि इट विल रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अल्टीमेटली द प्राइस। ठीक है, तो जो फाइनल गुड्स का प्राइस होगा वो भी डिक्लाइन हो जाएगा। तो जब भी हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या होगा? इन्फ्लेशन घटेगा इन नॉर्मल सिचुएशन। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन जब घट रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड सिचुएशन जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हमने पहले 1960s में यूएस इकोनॉमी में भी देखा गया, जब ट्रेड ऑफ हो रहा है बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो यूएस इकोनॉमिस्ट हैं, जब हम लोग 1960s की बात देखते हैं, यूएस का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे दिखता है देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब घटता है तो वहां पे क्लियरली दिखा कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है ना, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वहां पे डायरेक्ट कोरिलेशन दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर थे उनको क्या लगा कि थोड़ा सा अगर इन्फ्लेशन हाइयर है तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा। ठीक है, तो वहां के पॉलिसी मेकर थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज को सपोर्ट करते थे, मॉडरेट इन्फ्लेशन को सपोर्ट करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे 1960s में जस्ट अपोजिट सिचुएशन हुआ, जब हम लोग देखते हैं ऑयल क्राइसिस। यहाँ पे यूएस में कैसी सिचुएशन आती है? स्टैगफ्लेशन की, है ना। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपको दिखता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है और इन्फ्लेशन भी हाई है ना। तो ये क्या करता है? इस थ्योरी को चैलेंज करता है, राइट, कि
यहाँ पे क्या इन जनरल क्या हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन में जस्ट अपोजिट रिलेशन है या फिर इनवर्स रिलेशन है। बट स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन्फ्लेशन भी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर महंगाई है तो वो इकोनॉमी के लिए निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है। बट ये सिचुएशन कब आया, स्टैगफ्लेशन के सिचुएशन में। ठीक है। तो इसको यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट इसको फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट माना जाता है इकोनॉमी का, है ना। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि आप जब भी देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिजिकल पॉलिसी हो गई, वहां पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। यहाँ पे जब आप देखोगे पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो क्या चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम रहे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहे, है ना। वो चाहते हैं महंगाई भी ना रहे और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम रहे, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है एट द सेम टाइम। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप में आते हैं। अगर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जबकि पॉलिसी मेकर क्या चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम रहे, इन्फ्लेशन भी कम रहे। ठीक है, तो वो एक आइडियल सिचुएशन पे पहुंचने की कोशिश की जाती है। पॉलिसी मतलब यहाँ पे दोनों हो सकती है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो जब भी हम लोग इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो पॉलिसी मेकर के लिए, जो इकोनॉमिस्ट पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी और फिजिकल पॉलिसी के लिए भी, कि किस तरीके से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बैलेंस बनाया जाए, किस तरीके से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में एक बैलेंस बनाया जाए। ठीक है। लेकिन अब इसका हम लोग लिमिटेशन देखते हैं। एक तो हमने यूएस के सिचुएशन में देखा, जब स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन आती है, यूएस का ले लो या फिर ओवरऑल आप 1970s का टाइम में देख सकते हो, जब ऑयल क्राइसिस हुआ था। उस टाइम में आपको दिखेगा इन्फ्लेशन भी हाई था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई था। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है इससे रिलेटेड, नायरू, नेशनल नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जैसे हम लोग इकोनॉमी में देखते हैं कई बार क्या होता है, नायरू को पहले समझते हैं। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप ये चीज देखोगे कि इकोनॉमी में आपको दिखेगा कि हर इकोनॉमी एक ट्राई करती है कि जो उसका लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट है वहां पे पहुंचने की कोशिश करती है, या फिर बेस लाइन जॉबलेसनेस। ठीक है। मतलब हर इकोनॉमी में आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0% नहीं दिखेगा, एक मिनिमम रेट रहेगा, मतलब 3%, 4%, 5%, है ना, डिपेंड ऑन कंट्री। ठीक है। बट आपको एक मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखेगा। और ये होता क्यों है, जैसे आपको दिखता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आपको दिखता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स। तो ये एक मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको हर इकोनॉमी में दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, कितना भी आप इन्फ्लेशन बढ़ा दो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये आपको एक मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखेगा ही, इसको बोलते हैं नायरू। ठीक है। और ये होता क्यों है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, है ना। जैसे मान लो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए या फिर कुछ ब्रॉडर लेवल पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए, है ना। दूसरा हम लोग देख सकते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब लोग एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ब्रेक लेते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा ही, कितना भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो जो हम लोग देखते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन में, लेकिन एक टाइम के बाद लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा कि जब एडजस्ट होने लगता है नैरो रेट के हिसाब से, मतलब एक लोवेस्ट रेट पे पहुंचने की कोशिश करता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है, लेकिन इस रेट के नीचे फिर नहीं जाता है, क्योंकि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही इकोनॉमी में, ड्यू टू स्ट्रक्चरल रीजन, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो ये नायरू का कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में हमको एक ऐसा रेट दिखेगा जिसके नीचे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जाता है, कितना भी इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ जाए। ठीक है। तो इस सिचुएशन में कर्व कैसा हो जाता है, वर्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन हमने देख लिया, नायरू, स्टैगफ्लेशन, और इसमें अदर लिमिटेशंस भी है, जैसे सप्लाई साइड शॉक्स। ठीक है। यहाँ पे क्या है, सप्लाई साइड शॉक्स में मतलब कई बार आपको दिखेगा कि जैसे मान लो ग्लोबल क्राइसिस हो गया, वॉर हो गई, उन सब चीज को काउंट नहीं करता है।
एक लिमिटेशन हम लोग और डाल सकते हैं कि जैसे इट आल्सो इग्नोर्स द इंडिविजुअल एंड बिजनेस बिहेवियर, है ना। होता क्या है कि जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इंडिविजुअल और बिजनेस भी मतलब चीजों को एडाप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट आल्सो इग्नोर्स द इंडिविजुअल एंड बिजनेस बिहेवियर। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गए, ये हमने सिग्निफिकेंस देख लिया। अब हम फाइनल इसका एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं या फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट में को समझने में आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, अब इधर हम लोग रख लेते हैं इन्फ्लेशन, रख लेते हैं इधर हम लोग रख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, जैसे इंडिया में जनरली क्या कंसीडर किया जाता है कि इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% के बीच में हेल्दी रेट है ना, 4 ± 2%। ठीक है, जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है हमेशा फोकस करती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर, इन्फ्लेशन 4 ± 2% रेंज में रहे। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 2%, और एक यहाँ पे बना लेते हैं 6%। मतलब हमको इन्फ्लेशन किस रेट में चाहिए, 2 और 6 के बीच में। तो आपको जनरली क्या दिखेगा कि जब इन्फ्लेशन रेट कम है, तो फिलिप्स कर के हिसाब से वहां पे क्या दिखेगा आपको, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लगभग दिखेगा। लेकिन जब आपको दिखेगा इन्फ्लेशन रेट हाई है, उस सिचुएशन में आपको दिखेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। मतलब मान लो हम इसको मान लेते हैं 5%, 6%, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 3%। ठीक है, तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा यहाँ पे, जब इन्फ्लेशन रेट हाई है तो आपको क्या दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। ठीक है, जब इन्फ्लेशन रेट लो है तो आपको क्या दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है ना। तो ये एक हम लोग का कर्व बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलिप्स कर्व। अब आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है ना। जब इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो आपको क्या दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम दिख रहा है, लेकिन जब इन्फ्लेशन कम है तो आपको क्या दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। ठीक है, तो हमने यहाँ ग्राफ में देख लिया किस तरीके से जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। सिमिलरली इन्फ्लेशन रेट जब घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक सर्टेन सिचुएशन के नीचे नहीं आता है। ये हर कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नायरू। ठीक है, इट मीन्स नेचुरल नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 3% हो सकता है, 4% हो सकता है, ये डिपेंड करेगा पर्टिकुलर इकोनॉमी के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे इस रेट से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जाता है। ठीक है, हो सकता है 2% हो किसी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको स्ट्रक्चरल या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हर इकोनॉमी में दिखेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ा दें, 6% या 7% कर दें, 10% कर दें, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इससे कम नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, एक वर्टिकल लाइन दिखती है। हम इन्फ्लेशन अब यहाँ पे कितना भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वी आर सीइंग अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को अब इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओगे। फिलिप्स कर्व को लेके कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिमिलरली हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप कोशिश करो जुड़े रहो, जिससे कि जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट न्यूज में आ रहे हैं, या फिर पीवाईक्यू में डायरेक्टली यूपीएससी पूछ रहा है, फिर स्टेट एग्जाम में, तो उसको हम लोग इस तरीके से एक एक टर्म को रेगुलरली टैकल करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई अप्लाइड पार्ट में पूछ रहा है तो आप उसको सही से टैकल कर पाओ क्वेश्चन को। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है, अप्लाइड में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, रेदर देन वो डायरेक्ट पूछने की जगह आपका क्या पूछेगा, वो चेक करेगा आप इस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का नेचर जनरली कैसा रहेगा, अप्लाइड फॉर्मेट में रहता है यूपीएससी का, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए।